I'm Asta Sharma, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and this is our third video. I have divided Unit 1 in 3 videos, so this is third video for Unit 1, and in this video we will discuss our topic powers of criminal code. There are many types of codes like session code, criminal code, civil code, तो सबकी powers अलग अलग होती हैं, that we will discuss. Codes by which offences are triable, it is mentioned under section 26 of CRPC. In Indian Penal Code, any offence tried by the High Court, the Court of Session, or any other court as specified in first schedule. So as per IPC, जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनको या तो हाई कोर्ट ट्राई करता है या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है या फिर ऐसा कोई कोर्ट ट्राई करता है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. Provided any offences under section 376, 376A, 376B, 376C and section 376D and also section 376E of the IPC tried by a court with women as judge. So all these sections are from section 376 to 376E are related to rape. So इसमें क्या होता है, ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें जो जजेस होते हैं उनको मोस्टली उनमें वुमेन जज होती हैं. Any offense under any other law tried by court which stated by that law, if no court stated in the law, then tried by high court or any court as specified in the first schedule of the act. अब क्या है, हर ऑफेंस के लिए जैसे कि आप आईपीसी खोलते हो तो उसमें पनिशमेंट्स के साथ और हर ऑफेंस के साथ लिखा होता है ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोर्ट ऑफ सेशन कौन किस ऑफेंस को ट्राई करता है, तो हर ऑफेंस के साथ मेंशन होता है. तो जिस ऑफेंस के साथ जो मजिस्ट्रेट मेंशन होता है, जो कोर्ट मेंशन होता है, वही कोर्ट उसको ट्राई करती है. अगर ऐसे किसी ऑफेंस में लिखा नहीं है कि उसको ऑफेंस को कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, तो या तो उसको हाई कोर्ट के पास जाता है वो ऑफेंस का केस, या फिर ऐसे किसी जज के पास जाता है, ऐसे किसी कोर्ट के पास जाता है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है. सेक्शन 27 इज ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स. तो जुवेनाइल्स होते हैं जो 18 ईयर्स से छोटे जो लोग ऑफेंसेस करते हैं वो सब जुवेनाइल्स में आते हैं. तो उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ CRPC. एनी पर्सन हु इज़ बिलो द एज 16 ईयर्स इज जुवेनाइल्स. तो बेसिकली अभी चेंज हो गया अमेंडमेंट के बाद, पहले इट वॉज 18 ईयर. तो जुवेनाइल में कौन आते हैं, जो 16 ईयर्स से छोटे होते हैं वो जुवेनाइल में आते हैं. सच पर्सन और जुवेनाइल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो जो जुवेनाइल होते हैं मीन्स ऐसा कोई भी पर्सन जो 16 ईयर्स से छोटा है वो क्या होता है, उनको डेथ की और इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं मिलती है. बिकॉज कोर्ट को ऐसा लगता है, जुडिशरी को ऐसा लगता है कि वो लोग अभी इतने मेच्योर नहीं है, तो उनमें क्या होता है, उनको एक ऐसी वो दी जाती है कि उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनका बिहेवियर चेंज करा जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. सो सच जुवेनाइल केसेस ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960. तो इन ऐसे जो जुवेनाइल के जो केसेस होते हैं उनको तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई करते हैं, या फिर ऐसे स्पेशली जो कोर्ट स्पेशली मेड अप जो कोर्ट्स होते हैं चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर वो ट्राई करते हैं. और ऑल्सो एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड ऑल्सो रिहेबिलेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स. तो बेसिकली इनको क्या दिया जाता है, इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, इनको रिहेबिलेट करा जाता है. आई हैव डिस्कस दिस सेक्शन फ्रॉम 28 से लेके फ्रॉम 28 टू 33, सॉरी फ्रॉम 30 टिल 35. तो मैंने इनको टेबुलर फॉर्म में कर दिया. इट्स नॉट शोइंग अबाउट डिफरेंसेस. मैंने सिर्फ इनको एक साथ थोड़ा टेबुलर फॉर्म में करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, इस चक्कर में इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में करा. सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स नॉट अ डिफरेंस बिटवीन 28, 29, 30, 31. इट्स अ टेबुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन. सो सेक्शन 28 डिस्कस सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज पासेज. तो हर कोर्ट की क्या होती है, ज्यूरिसडिक्शन होती है कि कौन सा कोर्ट कितने ईयर्स तक पनिशमेंट दे सकता है, कितने अमाउंट तक फाइन इम्पोज कर सकता है. तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. सेक्शन 28 में आपको दे रखा है कि हाई कोर्ट और सेशन जजेस कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं. हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ. तो हाई कोर्ट के पास अप टू मैक्सिमम लिमिट जो ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक वो पास कर सकता है, और अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट तक वो आपको फाइन लगा सकता है. तो हाई कोर्ट के पास सब अथॉरिटीज़ होती हैं. A session judge or additional session judge can pass any sentence authorized by law. Death sentence passed by such judge needs prior confirmation of high court. तो सेशन जज भी कोई भी पनिशमेंट पास कर सकता है, लेकिन जहाँ पे अगर कोई सेशन
कोर्ट या सेशन जज डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो सेशन जज की उस पनिशमेंट को पहले हाई कोर्ट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज एन असिस्टेंट सेशन जज कैन पास एनी सब्सटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ अदर देन डेथ सेंटेंस। तो व्हाट्स द डिफरेंस, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट सेशन जज होता है वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता। अदर देन डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स से ज़्यादा का सेंटेंस पास नहीं कर सकता, डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता। अगर 10 ईयर्स से नीचे की पनिशमेंट है तो वो असिस्टेंट सेशन जज पास कर सकता है। सेक्शन 29 इज सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज CJM में पास एनी सेंटेंस अप्रूव्ड बाय लॉ। तो मतलब जो CJM होते हैं वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जिसको लॉ ने अप्रूव करा है, एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। लेकिन जो सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता है और 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता, मतलब 7 साल से कम की पनिशमेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। एंड अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, A magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not more than 3 years. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट मोर देन 1 ईयर। और जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता और फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट का आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। इट्स नॉट रिटर्न ओवर हेयर दैट सेकेंड पॉइंट में सेक्शन दिस वन, हेयर इट्स नॉट रिटर्न मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट और 7,000 रुपीज़ से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं दे सकता। एंड इन सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट वो जो है 1 ईयर से ज़्यादा का फ़ाइन और 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की पनिशमेंट पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो CMM होता है उसके पास CJM दैट इज़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स वाली ही सारी पावर होती हैं। ऑल्सो दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दैट द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सारी पावर्स होती हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगा और आप उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट करते हो तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलती है। द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में सेंटेंस सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज स्पेसिफाइड बाय लॉ प्रोवाइडेड द टर्म डज नॉट एक्सीड द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, कि मतलब 29 के अंदर जितनी पावर्स है मजिस्ट्रेट्स की उतने तक ही आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो अगर वो पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं। उससे बियॉन्ड जाके कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर से बियॉन्ड जाके अपनी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाके कोई भी पनिशमेंट पास नहीं कर सकता। shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। और जितना भी, जैसे सपोज कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे कि सिर्फ 5,000 तक का वो दे सकता है, 7,000 तक का सॉरी पनिशमेंट दे सकता है, तो वो 7,000 तक का 1/4 पे कर सकता है। जितने टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट वो पास कर सकता है टोटल सिर्फ उतने के ही वो 1/4 दे सकता है, उससे ज़्यादा इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। Only if imprisonment awarded part of the substantive sentence as punishment for the offence. The imprisonment sentence under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29. So it's overall saying कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट करने में कि कोई फ़ाइन लगा और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके अपनी पावर से बाहर जाके आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता। अगर कोई मजिस्ट्रेट 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है तो वो 7 साल के अंदर अंदर की ही पनिशमेंट देगा या फिर उसकी 1/4 पनिशमेंट देगा, उससे ज़्यादा पनिशमेंट वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता आपके ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। जब किसी पर्सन के ऊपर एक ही ट्रायल में उसको काफ़ी ऑफेंसेस के ऊपर, मतलब एक से ज़्यादा ऑफेंस के ऊपर अगर उसका कन्विक्शन हुआ हो जस्ट इन वन ट्रायल,
So when a person is convicted for 2 or more offenses, the court may sentence him for such offense in one trial. तो मतलब अगर पर्सन जो है एक या एक से ज़्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है तो उन सबका ट्रायल एक साथ चल सकता है. द कोर्ट में ऑल्सो गिव सेवरल पनिशमेंट्स अलग अलग मिल सकती हैं लेकिन ट्रायल एक साथ चल सकता है. सच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट में कमेंस आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अदर. अब सपोज करो जैसे उसको मर्डर के लिए 10 ईयर्स की पनिशमेंट मिली, थेफ्ट के लिए उसको 2 ईयर्स की पनिशमेंट मिली, टोटल होगी 12 ईयर्स. तो इट कुड बी डन कि पहले 10 ईयर्स उसके मर्डर के लिए निकले और फिर 2 ईयर्स उसके थेफ्ट के लिए निकले, तो टोटल 12 ईयर्स तक की पनिशमेंट उसको होगी. तो एक के बाद एक उसकी पनिशमेंट कॉन्सिक्यूटिवली चलती है. मतलब कोई भी पनिशमेंट साइमल्टेनियसली नहीं चलती कि हाँ भाई 10 साल उसमें वो उसकी थेफ्ट मर्डर की भी चल रही है और उन्हीं 10 सालों में 2 साल उसकी थेफ्ट की भी चल रही है. नो, इट वुड नॉट हैपन. पनिशमेंट कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगी, हमेशा कॉन्सिक्यूटिवली चलेंगी, एक के बाद एक. मतलब सच सेंटेंसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट में कमेंस आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर. एज आई टोल्ड यू कि पहले जैसे मर्डर की पनिशमेंट ओवर होगी उसके बाद उसकी थेफ्ट की चलेगी, उसके बाद उसने रॉबरी करी तो उसकी पनिशमेंट चलेगी, ऐसे उसकी पनिशमेंट चलेगी. अनलेस कोर्ट डायरेक्ट सच पनिशमेंट्स रन साइमल्टेनियसली. बट साइमल्टेनियसली तब चल सकती हैं अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो. In the case of succeeding sentences, it is not necessary for the court to send offender before High Court if the aggregate punishment for several offences exceed the power of the court to inflict the punishment for single offence. मतलब अगर it's saying अगर एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेस कि अगर अलग अलग ऑफेंसेस की वो पनिशमेंट देखता है और वो जो है किसी सिंगल ऑफेंस की पनिशमेंट को एक्सीड कर रहा है, तब क्या होता है. इन नो केस इम्प्रिजमेंट शुड एक्सीड द टर्म ऑफ 14 ईयर्स. मतलब अगर जैसे उसको इम्प्रिजमेंट मर्डर की मिल गई 10 ईयर्स, थेफ्ट की मिल गई 2 ईयर्स, डिकॉइटी की मिल गई 5 ईयर्स, तो ये क्या हो रहा है अभी 14 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है. तो 14 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी केस में आपको आपकी पनिशमेंट एक्सटेंड नहीं होती. उसमें क्या होता है, उसमें कोर्ट कर सकती है कि आपको मर्डर में 8 ईयर्स दे दिया, थेफ्ट में 1 ईयर दे दिया और रिमेनिंग आपका डिकॉइटी में हो गया. तो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की होती है. जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंसिडर होती है वो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की होती है. The aggregate punishment also shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence. मतलब जितनी भी कोर्ट की पावर है किसी ऑफेंस को देने के लिए, जैसे थेफ्ट की 3 ईयर्स है तो उसमें क्या है ट्वाइस उसकी कितनी हो गई 6 ईयर्स. तो 6 ईयर्स से ज़्यादा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस केस में. फॉर अपील द एग्रीगेट पनिशमेंट अगेंस्ट पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन एज्यूम्ड एज अ सिंगल सेंटेंस. मतलब एग्रीगेट पनिशमेंट जो होती है अलग अलग जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट होती है उन सबको एक सिंगल सेंटेंस माना जाता है कि आपका जैसे अगर मर्डर की अलग मिली, थेफ्ट की अलग मिली, रॉबरी की अलग मिली, तो कोर्ट आपको क्या करता है उसमें ये नहीं कहता आप इतने साल मर्डर के लिए कन्विक्टेड हो, इतने साल थेफ्ट के लिए कन्विक्टेड हो. कोर्ट आपको क्या करेगा, व्हाट विल जजेस डू वो आपको पूरा एक सिंगल सेंटेंस पास करेंगे दैट यू आर कन्विक्टेड एंड यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दीज टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. Section 32 is mode of conferring powers. The High Court or the state government may confer some power on a person specifically by name or in virtue of their offices or class of officials, generally by their official titles. हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है किसी पे भी पावर किसके थ्रू एक्सरसाइज करती है, या तो किसी ऑफिस के थ्रू या उनके टाइटल के थ्रू या किसी पर्सन जो कि स्पेसिफिकली किसी ऑफिस के अंडर आ रहा है. सो एवरी सच ऑर्डर बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सनस. अगर सपोज करो जो भी मजिस्ट्रेट अगर सपोज कोई पनिशमेंट पास कर रहा है तो वो जो पनिशमेंट होगी वो उसके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से कंसीडर होगी. मतलब अगर वो अपनी अपॉइंटमेंट से सपोज जैसे एवरी सच ऑर्डर बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सनस. अगर कोई जज CJM अपॉइंट हुआ है फाइन और उसने कोई पनिशमेंट दी है तो वो उसके डेट ऑफ ऑर्डर से इफेक्ट होनी शुरू होती है. मतलब वो पनिशमेंट जैसे उसने आज 7 अक्टूबर 2020 को अगर कोई पनिशमेंट पास ऑन करी है तो वो 7 अक्टूबर से ही पनिशमेंट उसका फर्स्ट डे 7 अक्टूबर से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा. Powers of officer appointed, that this is section 33. The High Court or also state government empowers any person holding an office in the service of government. Such person has powers throughout any local area. मतलब हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करती है अगर किसी पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिस है उसका या उसके पास कोई अथॉरिटी है तो वो पर्सन के पास थ्रू आउट द लोकल एरिया उसकी सब पावर्स होती हैं उसके पास. He is equal or higher office of the same nature as like local area under the same state government. He also exercise the same power in the local area in which appointed unless directed by the High Court or state government. अगर किसी लोकल एरिया में कोई पर्सन अपॉइंट होता है, CJM अपॉइंट होता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट होता है, सेशन जज अपॉइंट होता है, तो उसके लोकल एरिया में
वो अपनी एक्सेस पावर, अपनी जुरिस्डिक्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 34 दैट इज विड्रॉल ऑफ पावर्स। The High Court or also the state government may withdraw all or any of the powers conferred by it on any person or also by any officer subordinate to it. So as per section 34 it's saying कि जो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से या किसी सबऑर्डिनेट पर्सन से जिसको पावर्स दिए उससे वो पावर्स विड्रॉ भी कर सकता है। सेकेंड इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे विड्रॉ एनी पावर कन्फर्ड ऑन एनी पर्सन और ऑफिसर। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी को कोई पावर दी है तो वो उनसे वो पावर विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट withdrawal of power by high court or state government and second is talking about withdrawal of power by chief judicial magistrate or district magistrate. Section 35 is powers of judges and also magistrate exercisable by their successor in office. कि उनके जो अगर सपोज करो कि कोई पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कोई पावर है तो उसका सक्सेसर कौन होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का सक्सेसर कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो मतलब जो भी कोई ऑफिस है या कोई अथॉरिटी है तो उनके सक्सेसर्स भी उनकी पावर्स को ऑथराइज कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली उनके सक्सेसर्स की पावर, उनके सीनियर्स की पावर उनसे ज़्यादा होगी, तो जिस भी क्लास के वो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स उनके अंडर आ जाती हैं। लाइक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। JM2 की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर सकता है। The powers and duties of a judge or magistrate may also exercise or performed by his successor in office. As I told you कि उनके जो successors होते हैं, उनके जो seniors होते हैं, उनकी power exercise कर सकते हैं। The session judge shall determine by order in writing the judge who deemed to be successor in office of such additional or assistant session judge. Session judge जो होता है written में लिखता है कि कौन जो होगा उनके मतलब असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज के सक्सेसर इन ऑफिस कौन होंगे, तो वो लोग उनकी एडिशनल सेशन जज की, असिस्टेंट सेशन जज की पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल डिटरमाइन बाय ऑर्डर इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट हु डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट। तो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज के लिए कौन वो करता है, उनके की सक्सेसर इन ऑफिस कौन होंगे? सेशन जज प्रिस्क्राइब करता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कौन करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है कि इनके सक्सेसर इन ऑफिस ये होंगे और इनकी पावर्स ये लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की, हाई कोर्ट की पावर क्या होती है, सेशन कोर्ट की क्या होती है, CJM1 दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की क्या पावर्स होती हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स।